जनवरी आ चुका है। प्रीलिम्स बहुत पास है। 6 महीने से भी कम रहते हैं प्रीलिम्स में। और जनवरी आते ही शुरू होता है एक मौसम। त्योहारों का मौसम तो चल ही रहा है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल। लेकिन उसके अलावा एक मौसम और आता है। मौसम समरी का, मौसम कंपाइलेशन का, मौसम टेस्ट सीरीज का, और मौसम एक सपने दिखाने का। कि अगर ये लाल किताब पढ़ ली तो 80 सवाल निकल जाएंगे, पीली किताब पढ़ ली तो 100 सवाल निकल जाएंगे, गारंटीड सक्सेस है, और ये सारी बातें। समझना ये है कि अगले 6 महीने किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, किस तरीके से फोकस रहना है, किस तरीके से एक ही दिशा में चलते रहना है, बिना डेविएट हुए, बिना इधर उधर देखे। इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा स्पष्ट तरीके से कि क्या करना और क्या नहीं करना, दोनों ही मसलों पर बात होगी। फायदा आप ही का है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फोकस रखेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। डेविएट नहीं होना है। और इस पूरे मौसम से, चाहे सर्दी का मौसम हो, कोरोना का मौसम हो, या ये वाला मौसम हो, अपने आप को बचा के रखना है। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदत गुप्ता। सिंपली मेरा नाम डालना है और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल नीचे पिंड है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे वीडियोस का और क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। अनअकैडमी पे हमारा T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल रहा है जनवरी के महीने में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है यूपीएससी कैटेगरी में। एज फार एज दिस टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती है। इसमें क्या होता है कि रोज के 20 करंट अफेयर्स के टॉप सवाल बनाए जाते हैं हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और उसके बाद उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होता है, और आपको समझाया जाएगा उसमें कि क्वेश्चन कहाँ से बना, क्यों बनाया गया, करंट अफेयर की क्या रेलेवेंस है। ये सारी की सारी बातें करी जाती हैं T20 टेस्ट सीरीज में। हर रोज ये शाम को 7:30 बजे होती है टेस्ट सीरीज। रोज शाम को 7:30 बजे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट के। पूरा का पूरा यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम होता है जिसमें 40 मार्क्स होते हैं। और इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट आपको मिलेगा डिटेल्ड टेस्ट का एनालिसिस। डिटेल्ड टेस्ट का एनालिसिस मतलब कि आपकी क्या रैंक है, कितने सही करे, कितने गलत करे, कौन से सेक्शन में आपने सबसे ज्यादा सवाल गलत करे। ये सारी की सारी बातें आपको इधर मिलेंगी। तो कैसे आपको एनरोल करना है? आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर और आईएएस स्टोर से, और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद टेस्ट के सेक्शन में जाके आपको एनरोल का बटन दबाना है, और टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपको रेफरल कोड यूज करना है, मुदत गुप्ता, एब्सोल्युटली फ्री। राइट, तो ये फ्री टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, मुदत गुप्ता। तो आइए समझते हैं कि अपना 6 महीने का क्या एजेंडा है और आगे 6 महीने किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। पूरे के पूरे सिलेबस को 8 पिलर में डिवाइड करा है। पहला पिलर ऑप्शनल, फिर जीएस के सब्जेक्ट्स, फिर करंट अफेयर्स, इंडिया ईयरबुक किस तरीके से करनी है, बजट इकोनॉमिक सर्वे कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, रिवीजन किस प्रकार से होगी, और सीसैट किस तरीके से करना है। आपकी तैयारी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको इन 8 पिलर्स में मैंने डिवाइड करा है, और ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी हर एक पिलर पे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले शुरू करेंगे पिलर नंबर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट से। देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपको 2 पेपर होते हैं मेंस में, और काफी लेंदी होता है। प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले जो समय होता है बीच में 70-80 दिन का, उसमें आप ऑप्शनल कवर नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको ऑप्शनल खत्म करना है तो प्रीलिम्स से पहले ही खत्म करना होगा, तभी सिलेक्शन का कुछ चांस बनेगा। अगर आप प्रीलिम्स के बाद सोचोगे कि मैं ऑप्शनल कवर करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में अगर बात करें तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 15 फरवरी तक मेरे को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और 15 फरवरी के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं जो प्री और मेंस में आएंगे। सवाल उठता है कि अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट पहले से ही कर रखे हैं, कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, बस सिर्फ ऑप्शनल रहता है, सिर्फ उस केस में आप 15 फरवरी से आगे ऑप्शनल को ले जा सकते हैं। वरना मेरा रिकमेंडेशन इधर यही रहेगा कि 15 फरवरी के बाद आपको ऑप्शनल नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आपको जीएस के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट भी नहीं हुए हुए और 15 फरवरी तक आपका ऑप्शनल भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपकी तैयारी कहीं ना कहीं ढीली है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, और आपको 2021 की जगह 2022 के अटेम्प्ट का सोच लेना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपको एक प्रूडेंट डिसीजन लेना है, बिना बात के अटेम्प्ट वेस्ट करके और टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जीएस के सब्जेक्ट्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं और ऑप्शनल तो 15 फरवरी तक सवाल ही नहीं उठता कि हो पाएगा, तो उस केस में अगर आप समरी वगैरह पढ़ के प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे तो मेंस तो नहीं निकल सकता उस केस में। राइट, तो अब
इधर उधर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, मैंने तो सिर्फ 1 महीना तैयारी करी थी, 2 महीना तैयारी करी थी। ये सारे के सारे अनरियलिस्टिक इंटरव्यूज वगैरह आपको नहीं सुनने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर आप 1 महीने में सिलेबस या 2 महीने में सिलेबस कर सकते थे तो अभी तक वो पूरा हो जाता। अगर अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है। कहने का मतलब है आपको यहां पे ऑप्शनल के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को खुद आंकना है। अगर बाकी सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो 15 फरवरी के आगे ऑप्शनल आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शनल भी नहीं हुआ, सब्जेक्ट्स भी नहीं छुए हुए, और आप सोच रहे हैं कि आप ऑप्शनल आराम से अप्रैल मई तक खींच लेंगे और फिर उसके बाद जीएस करेंगे, उसका कोई सेंस बनता नहीं है ज्यादा। तो ये यहाँ पे डेडलाइंस मैंने दी हैं, इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को खुद आंकना है। कमिंग टू पिलर 2, जीएस के सब्जेक्ट्स। जीएस के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर आते हैं प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। और फिर आते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि अपना एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री हो गया। सो सवाल उठता है कि हमारे को ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एज फार एज द मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दे सकते हो टिल मिड मार्च। मिड मार्च तक टाइम दीजिए, तब तक आप मेंस करना अफोर्ड कर सकते हो। तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप मिड मार्च तक ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है मेंस के सब्जेक्ट करने की, ये कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो आप लास्ट मोमेंट मिड मई तक कर सकते हो। आपको पता है कि अपना जो एग्जाम है वो 27 जून को है, 27 जून को है अपना एग्जाम। तो मिड मई तक आप आराम से ये प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट्स कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब। जहां तक बात रही प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, कि जैसे कि एंशिएंट मिडीवल हो गया, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के फैक्ट्स हो गए, ये सारी की सारी प्रीलिम स्पेसिफिक रिवीजन आप मिड मार्च से शुरू करके एंड तक, जून तक, 26 जून तक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ मिड मार्च तक, कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, जस्टिस और ये सब, इनको आप खत्म करने की कोशिश करिए मिड मार्च तक। और आज से लेके मिड मई तक, आज से लेके मिड मई तक आपको जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर सबसे प्राइमरी फोकस रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में बहुत ही भारी वेटेज के साथ आते हैं, इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। और जो प्रीलिम स्पेसिफिक है उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस जो है मिड मार्च या अप्रैल से रख सकते हैं। यहां पे मेरी साइड से एक सजेशन रहेगा, एट अ टाइम आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करने हैं और कोई से भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं आप अपनी चॉइस के, बट कोशिश करिए कि प्री प्लस मेंस वाला एक सब्जेक्ट उसमें जरूर हो। कि मतलब आप ऑप्शनल कर रहे हैं और ऑप्शनल के साथ प्री प्लस मेंस वाला एक सब्जेक्ट ले लिया, ऑप्शनल कर रहे हैं और उसके साथ एक मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लिया, या फिर ऑप्शनल कर रहे हैं उसके साथ प्री स्पेसिफिक ले लिया। अगर ऑप्शनल हो गया है तो एक मेन स्पेसिफिक ले लिया और एक प्री प्लस मेन स्पेसिफिक ले लिया, या फिर एक प्रीलिम स्पेसिफिक और एक प्री प्लस मेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। आपको एक टाइम पे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं करने, फोकस करिए 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पे। तो ये था अपना जीएस का पिलर 2। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले यहां पे क्लैरिटी दे दूं आपको कि अगर प्रीलिम्स 2021 की बात करते हैं, 27 जून 2021 को आपका प्रीलिम्स है, आपको एट मैक्स 13 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं। मतलब कि मई 2020 से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर्स करने हैं। अब कई जगह बोला जाता है कि 2 साल के करो, 3 साल के करो, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस तो 8 साल पुराने करंट अफेयर्स पे भी आते हैं कई बार, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। आपको वैसे भी 100% क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको करने हैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपका छूट भी रहा है तो वो 1 या 2 सवाल के लिए आप पूरे साल का करंट अफेयर नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप 13 महीने का करिए, मोर देन सफिशिएंट है। उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। तो 13 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो कहने का मतलब है कि आपको यहां पे जो अखबार पढ़ना है वो मई 2020 से लेके जून 2021 तक का पढ़ना है। सवाल उठता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के करना क्या है। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ के आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स जितने ज्यादा आपको हेल्प करेंगे प्री और मेंस दोनों में, उतना कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा। राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने जो पुराने वाले करंट अफेयर्स थे वो तो स्किप हो गए, तैयारी हमने अक्टूबर में शुरू करी या तैयारी हमने सितंबर में शुरू करी, तो पुराने करंट अफेयर्स का क्या करना है? या कोरोना के चलते अखबार आया नहीं तो ऑनलाइन हमने पढ़ा नहीं तो अखबार भी स्किप हो गया। देखिए ऐसे सिनारियों में कि अगर आपके पुराने महीने के करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कंपाइलेशन का। कोई से भी कंपाइलेशन उठाइए किसी भी इंस्टीट्यूट का जो इजीली अवेलेबल हो, और उन महीने का कंपाइलेशन कवर करने की कोशिश करिए, तभी आपके करंट अफेयर्स पूरे हो पाएंगे। लेकिन कंपाइलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको पुराना बैकलॉग कवर करने के लिए यूज करनी है। इसको आपको आदत नहीं बनाना कि ठीक है, जैसे अभी मैं पुराने महीने के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से कर रहा हूं तो आने वाले महीने के भी मैं कंपाइलेशन से ही करूंगा। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर आप अखबार स्किप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने खुद के ही चांसेस कम कर रहे हो सकता है कि आपको अखबार पढ़ने में टाइम लगे, बट उस टाइम को इन्वेस्टमेंट समझिए। कुछ एस्पिरेंट से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि सर अखबार में ना टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, अखबार में टाइम वेस्ट नहीं होता, अखबार में टाइम इन्वेस्ट होता है, अखबार में टाइम यूटिलाइज होता है। उससे आपकी इंग्लिश सुधर रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधर रहा है, ये सारी की सारी चीजों में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। मेंस में आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, उस पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगी, आंसर राइटिंग समझ आएगी, एडिटोरियल देख के स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो न्यूज पेपर के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अखबार पढ़ना तो बहुत जरूरी है, राइट। तो 13 महीने के करंट अफेयर्स करिए लग के, 2 साल के करने की जरूरत नहीं है, उसका कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा कम रहता है। 13 से 15 महीने आर मोर देन सफिशिएंट। तो अपना 6 महीने का एजेंडा 8 पिलर में डिवाइडेड है। उसमें हमने ऑप्शनल देख लिया, जीएस देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया। अब चलते हैं 4th पिलर की तरफ, दैट इज इंडिया ईयर बुक। हर साल मार्च के महीने में इंडिया ईयर बुक आती है, जो कि 700 से 800 पेजों की बुक रहती है। अब ये बुक ऐसी है जो लक्ष्मीकांत जितनी मोटी है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और मोस्टली जो इसमें फैक्ट्स हैं वो इररेलेवेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब आती है इसका कॉस्ट बेनिफिट काफी कम है। हार्डली आपको हर साल 1 या 2 सवाल मिलेंगे इंडिया ईयर बुक से, उससे ज्यादा नहीं आते। मेंस में इसकी कुछ खास यूटिलिटी नहीं है। इंडिया ईयर बुक टाइप के जो सवाल होते हैं वो हार्डली 1 या 2 निकलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 1 या 2 सवाल के लिए आप 700-800 पेज नहीं पढ़ सकते। उससे बेटर तो यही होगा कि आप, इससे बेटर मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, फिजिकल ज्योग्राफी की जीसी लियोंग और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ज्यादा रिवाइज करेंगे तो 3 से 4 सवाल तो आप उधर ही सही करेंगे। या फिर साइंस टेक ज्यादा पढ़ेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी ज्यादा पढ़ेंगे तो 3 से 4 सवाल तो आप उधर ज्यादा सही कर लोगे। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 1 या 2 सवालों के लिए 700-800 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया ईयर बुक छोड़ दीजिए, छोड़ना भी सही नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक तरफ मैं कह रहा हूं पूरी किताब नहीं पढ़नी, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि छोड़ना भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इंडिया ईयर बुक रिलीज होती है 2021 की, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी एक लिस्ट बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूं, सो दैट आप सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स अपने आप से किताब में से पढ़ सकते हैं। या फिर इंडिया ईयर बुक की बहुत सारी समरीज आती हैं अप्रैल के महीने में, उन समरीज में से कोई सी भी एक समरी आप रेफर कर सकते हैं। देखिए, इंडिया ईयर बुक के लिए समरी पढ़ना ज्यादा प्रूडेंट रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 700-800 पेजों पढ़ने से बेटर है कि आप 50-60-70 पेज की एक समरी पढ़ लें। आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी भी बनेगी। पूरी इंडिया ईयर बुक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना कोई खास फायदेमंद नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट काफी पुअर रहता है। अब आते हैं बजट इकोनॉमिक सर्वे पे, जो कि सबसे लैंडमार्क डॉक्यूमेंट होता है पूरे साल का, और इसमें से प्री और मेंस में काफी सारे सवाल निकलते हैं। इकोनॉमी के बेसिक्स के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था समझने के लिए बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है वो इस बार हिंदू में आया था कि 1 फरवरी को रिलीज हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी को ही आएगा बजट। तो देखिए, एज फार एज बजट इकोनॉमिक सर्वे इज कंसर्न, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है और 1 फरवरी को बजट आता है। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है तो एक रेस लग जाती है। रेस कैसी? एनालिसिस ऑफ बजट इकोनॉमिक सर्वे, एनालिसिस ऑफ बजट इकोनॉमिक सर्वे, एनालिसिस ऑफ बजट इकोनॉमिक सर्वे। मतलब अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग जगहों पे उनका एनालिसिस शुरू हो जाता है। मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये जो हजार पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे 500-500 पेजों के हैं और बजट काफी लेंदी डॉक्यूमेंट है, उसका 2 घंटे में एनालिसिस कैसे पॉसिबल है। कहने का मतलब है इन सब चीजों में आप अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी थरो एनालिसिस होता है वो हमेशा 15 से 30 दिन लेता है, आधे महीने से लेके 1 महीने तक, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द एजुकेटर। कम से कम 1 महीना लगता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का थरो एनालिसिस आने में। कहने का मतलब है ये जो बजट इकोनॉमिक सर्वे को लेके एक मास हिस्टेरिया क्रिएट करा जाता है कि बजट कर लो, बजट कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो। देखो, करना तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। अगर कोई भी उसका ढंग से एनालिसिस कर रहा है तो उसको समझने में, पढ़ने में, सोचने में टाइम लगेगा कि किस तरीके से सवाल बनेगा। 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा टाइम तो निर्मला जी को खुद लग जाएगा बजट बनाने में।
कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो क्लिकबेट वीडियोस होते हैं और ये जो पूरा हिस्टेरिया होता है, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्योंकि देखो, अगर इन वीडियोस में आप 1 से 2 घंटे अपने खराब कर रहे हो तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उससे बेटर तो अगर आप अखबार पढ़ोगे, जिसको आप एक्चुअल में वेस्टेज बोल देते हो कई बार, तो बेटर वो रहेगा कि उससे बेटर अखबार पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे का ये जो हिस्टेरिया शुरू होता है 1 हफ्ते का क्लिकबेट के लिए कि क्लिक्स लाने, आपको अपने आप को उससे बचा के रखना है। जब थरो एनालिसिस आपको लेके आ चुका है 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, उसी के बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना शुरू करना है। यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद से बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि खुद से पढ़ें, लेकिन यहां पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप में से कई लोगों की इकोनॉमी काफी वीक है, तो आप खुद से पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको इकोनॉमी में महारत हासिल नहीं करना है, तो खुद से पढ़ भी लेंगे तो भी उतना ही समझ पाएंगे जितना किसी और के पढ़ाने से। कहने का मतलब है इन डॉक्यूमेंट्स में खुद से टाइम मत खराब करिए, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। किसी अच्छे एनालिसिस का वेट करिए, और एक बार जब वो एनालिसिस आ जाए उसके बाद आप बजट इकोनॉमिक सर्वे कर सकते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्मार्टली चलना होगा, और ये जो पूरा मास हिस्टेरिया शुरू हो रहा था टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब पे, उससे अपने आप को थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि इवन इस टाइम पे 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा था वो वेस्टेड ही है। तो हमने देख लिया ऑप्शनल, जीएस, करंट अफेयर्स, इंडिया ईयरबुक, बजट इकोनॉमिक सर्वे। अब चलते हैं अगली पीपुड़ी की तरफ, जो कि टेस्ट सीरीज की पीपुड़ी है। आपने बहुत बार टॉपर इंटरव्यू देखे होंगे, और उसमें होता है कि मैंने तो 50,000 क्वेश्चन करे, 5,000 क्वेश्चन करे, 10,000 क्वेश्चन करे, मैंने तो पूरे साल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करी, ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, और ये सारा हिस्टेरिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि फरवरी आने वाला है। फरवरी से आपको टेलीग्राम चैनल्स पे और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे एक ही एडवर्टीजमेंट मिलेगा, जो कि है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज की पीपीडी शुरू हो जाएगी फरवरी से, और एस्पिरेंट के दिमाग में एक हिस्टेरिया दूसरा बन जाएगा कि अब मेरे को टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। अब वो फरवरी से लेकर जून तक टारगेट बना लेगा, मेरे को 5,000 क्वेश्चन करने हैं, 7,000 क्वेश्चन करने हैं। यहां पे सब एक टाइम पे आर्यभट्टा बन जाते हैं और अपनी गणित लगाने लगते हैं। कैसे? कि अगर मैं 5,000 क्वेश्चन कर लूं तो यूपीएससी इसके बाहर से क्वेश्चन तो नहीं दे पाएगा। अगर मैं 10,000 क्वेश्चन कर लूं तो यूपीएससी इसके बाहर से क्वेश्चन तो दे नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी को अगर आप इतना हल्के में ले रहे हो तो वो आपकी गलत आकलन है। आप यूपीएससी को काफी कमजोर समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है, टेस्ट सीरीज कर लेना इज नो पेनेशिया फॉर यूपीएससी सिलेक्शन। अगर आप टेस्ट सीरीज के 10,000 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिलेक्शन श्योर शॉट है, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी सोच सिर्फ तब आती है जब आपकी तैयारी कमजोर होती है। तो अगर आपके दिमाग में सोच आ रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज कर लेता हूं और बाकी किताबें वगैरह छोड़ देता हूं, तो दैट इटसेल्फ शोज कि आपकी तैयारी कुछ है ही नहीं, आपको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है, खुद की तैयारी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो यहां पे ये जो पूरा का पूरा सपने बेचने का एक माहौल शुरू होता है कि इतने क्वेश्चन कर लो इस टेस्ट सीरीज से तो सिलेक्शन पक्का है, उन सबसे आपको अपने आप को बचा के रखना है। अभी यहाँ पे फरवरी आते ही एक नई पीपीडी शुरू होगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कितने टेस्ट करूं, कितने घंटे लगाऊं। मेरे को तो 7 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं। पहले टेस्ट करता हूं, फिर थक जाता हूं, फिर टेस्ट का एनालिसिस करता हूं, उससे नोट्स बनाता हूं। अगर इतना ही टाइम किताब को दोगे कंसिस्टेंटली तो सब्जेक्ट जल्दी पूरे होंगे। कहने का मतलब यह है कि टेस्ट सीरीज के आज की तारीख में 2 पर्पस हैं। एक, मार्केटिंग, कि उसमें अननेसेसरली जरूरत से ज्यादा मुश्किल सवाल दिए जाते हैं कि एस्पिरेंट का मॉरल टूटे और अगली बार वो कोचिंग ज्वाइन करे। दूसरा पर्पस होता है रिवीजन, लेकिन वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के जो सवाल बनते हैं वो यूपीएससी जितने ब्रॉड नहीं बनते। यूपीएससी की सोच होती है एक ब्रॉड बेस्ड सोच। जो यूपीएससी सवाल बना रहा है वो गांव और अर्बन एरिया दोनों टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा है, कि जिसके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पेपर बनेगा दोनों के लिए। कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज के पर्पस को आपको समझना जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज करना जरूरी है ये देखने के लिए कि आप पेपर के लिए रेडी हो या नहीं हो, और साथ के साथ आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन चलती रहनी चाहिए। तो 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 50 टेस्ट करूंगा, 35 टेस्ट करूंगा, 40 टेस्ट करूंगा, पिछले साल के टॉपर ने इंटरव्यू में ये बोला, तो ऑलरेडी आप एक गलत डायरेक्शन पकड़ चुके हो। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं रिवीजन पे। पिलर नंबर 7 की बात करते हैं, रिवीजन। जनवरी शुरू हो चुका है, पूरा जनवरी आपको रिवीजन को एटलीस्ट 1 घंटा रोज देना है। रिवीजन को आपको धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रो कराना है। कहने का मतलब है फरवरी में 1.5 घंटा देंगे, मार्च में 2 घंटे देंगे, अप्रैल में 3 घंटे, मई में 4 घंटे और जून में 6 घंटे रिवीजन को देंगे। इस तरीके से आपको अपना पूरा टाइम टेबल चलाना है रोज का, ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन। रिवीजन करते हुए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक, कि आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करनी है। रिवीजन में कोई भी लैग नहीं आना चाहिए कि आज नहीं हुई कल 2 घंटे कर लूंगा, 2 दिन नहीं हुई परसों 3 घंटे कर लूंगा, नहीं।
जनवरी में 1 घंटा मतलब 1 घंटा रोज, फरवरी में 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा रोज। कंसिस्टेंसी इज द की। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाओगे उतना ही आगे जाओगे। इसी के साथ रिवीजन करते हुए ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 25 साल के, जो प्री के 25 साल के क्वेश्चंस हैं, 25 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं। और साथ के साथ एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो जरूर करनी है। अगर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे और पीवाईक्यू 25 साल के नहीं कर रहे तो ऑलरेडी आपका थोड़ा स्कोर कम रहेगा। देखिए एनसीईआरटी से ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, पीवाईक्यू से ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के 5000 क्वेश्चन करने को तैयार हो तो इट्स बेटर कि पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के सवाल करो, आपका थोड़ा भला ज्यादा होगा। तो हमने क्या क्या देख लिया? ऑप्शनल, जीएस, करंट अफेयर्स, इंडिया ईयर बुक, बजट इकोनॉमिक सर्वे, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं अपने आखिरी पिलर पे जिसका नाम है सी सैट। सी सैट में आजकल एक यूपीएससी ने नया ट्रेंड शुरू करा है। एक तो ये कि यूपीएससी धीरे धीरे अपना जो लेवल है सी सैट का वो इंक्रीज करता जा रहा है, हर साल डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। दूसरा ये कि आजकल एक नया हिस्टेरिया शुरू हुआ है कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड को सी सेट तो मिल रहे केक वॉक है। देखिए ऐसा है, अगर आपके बैचलर्स में मैथ्स था तो वो था डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, 3D, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब था। सी सेट ये सब नहीं पूछता। सी सेट पूछता है क्या? प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंटल मैथ्स। बेसिकली मेंटल मैथ्स का मतलब है कि आपकी जो मैथ्स है वो स्पीड तेज होनी चाहिए, शॉर्टकट, स्ट्रिक्ट टेक्निक्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आपके मैथ्स बैकग्राउंड में ये सब नहीं होगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि जो सी सैट मैथ्स पूछ रहा है और जो आपने अपने इंजीनियरिंग और मैथ्स ऑनर्स में करी है वो अलग मैथ्स है। कहने का मतलब ये है कि नो मैटर आपका मैथ्स बैकग्राउंड था या नहीं था, आपको शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक आने चाहिए कि सी सैट का सवाल किस तरीके से निकलेगा। ये दो चीजों से आपको सावधान रहना है। एक कि यूपीएससी हर साल अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है फिर भी सी सैट का मैथ्स आपके बैचलर से काफी अलग है, तो आपको उस पर ड्यू डिलीजेंस देनी है। सी सैट की प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट। नो मैटर आप मैथ्स में कितने अच्छे हो, लॉजिकल रीजनिंग में कितने अच्छे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने अच्छे हो, लेकिन सी सैट आपको रोज प्रैक्टिस करना है 20 से 30 मिनट डेली। आप अगर अभी से जनवरी से ही शुरू कर देते हो सी सैट रोज प्रैक्टिस करना 20 से 30 मिनट, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा आखिरी में कि यार अभी तो सी सैट रहता है कैसे करूं, और बहुत आसानी से आपका सी सैट का पेपर निकल भी जाएगा। कहने का मतलब है नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सी सैट। अभी से ही सी सैट की तैयारी शुरू करिए और कोई भी लैग नहीं होना चाहिए। रोज 15 से 20 मिनट हार्डली टीवी देखते हुए कर लीजिए, डिनर के बाद कर लीजिए, रात को थक गए तब कर लीजिए। सी सैट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन करिए, करना जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ, राइट। तो ये है अपना 6 महीने का टाइम टेबल जिसमें हमने 8 के 8 पिलर्स की स्ट्रैटेजी देख ली है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ हमारी T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज होती है रोज शाम को 7:30 बजे, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 नंबर का रोज शाम को 7:30 बजे। अटेंड करिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट।